चले सर, जिनका फर्म में नहीं भी हुआ तो आप भी हिम्मत बहुत इनके लिए देखें। अल्लाह, एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ जिससे मैं शुरू भी करूँगा, कि अल्लाह ने कहीं ना कहीं जो है आपके हिस्से का रिस्क ज़रूर रखा हुआ है, और शायद जो है वो बिग फोर वालों से ज़्यादा रखा हुआ है। सर खलील ने भी उस दिन कहा कि एक ओरिएंटेशन में एक बंदे की एग्जांपल दी जिसकी आर्टिकल्स नॉन बिग फोर से है, और वो इस वक्त तकरीबन, अगर ये समझा जाता है कि आप समझें अगर फर्म के अलावा इंडिविजुअल कैपेसिटी में उस बंदे को देखें तो शायद वो सबसे बड़ा टैक्स एडवाइज़र है फर्म्स के अलावा। सही है, बहुत सारे मशहूर लोगों का रिटर्न वगैरह माशाल्लाह उसने फाइल किया हुआ है। और मैं हमेशा अपने एक दोस्त की एग्जांपल देता हूँ। मेरा दोस्त जिसकी आर्टिकल्स हम सब, अच्छा वो भी उस ज़माने में, आप यकीन माने जब हमारा ज़माना था, सही है, मैं आपको बता रहा हूँ 2010 की बात, उसका कैफ थोड़ा लेट क्वालिफाई हुआ 2011 में, 2 साल। हमारे ज़माने में सर बिग फोर जो है उसमें किसी बच्चे का ना होना बहुत कम होता था तकरीबन, यूजुअली, क्योंकि उस टाइम पे सीए में बच्चा भी थोड़ा कम था और वो भी था, तो और बिग फोर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा थी। तो जिस बच्चे ने 2-3 साल में सीए निकाल लिया ना, तो उसका आराम से बिग फोर में हो जाता था, और जिसने नहीं निकाला उसका मसला होता था। तो सर मेरा हो गया, मेरे उस दोस्त का नहीं हुआ, हम बिग फोर में चले गए। वो गया एक छोटी फर्म, बट मैं कहता हूँ छोटी फर्म की प्रोड्यूसर है हारून जकरिया में। अब हुआ ये कि हम लगे हुए थे अपना बिग फोर के ऊपर चक्रों में ऑडिट पे, वो हारून जकरिया में था। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि हारून जकरिया में वो बाकी लोग करते थे लेट सीटिंग, वो लेट सीटिंग भी नहीं करता था। और मैं आपको बताऊं सर, हम कभी मिलते थे दोस्त, जैसे आप लोग भी मिलते हैं, तो ओल्ड सिटी एरिया में एक इलाका है नानकवाड़ा पान मंडी, वहाँ पर एक मशहूर दुकान है फास्ट फूड की, रोल पॉइंट। वो सबसे सस्ती दुकान होती थी उस ज़माने में सर। वहाँ पर है ना कबाब रोल मिल जाता था, कोई मुझे याद है 30-35 रुपए का, और कबाब रोल मतलब जिंगर खा के 100-125 तक का बिल आता था। जब 100 रुपए से ज़्यादा का बिल बनता था ना, उसका मुंह बन जाता था कि अब यार खर्चा तुमने करा दिया, पैसे कहाँ से लाऊंगा। और फिर खैर वो हारून जकरिया में उसकी आर्टिकल्स चलती रही, और हमारी आर्टिकल्स फर्ग्यूसन में चलती रही। आर्टिकल्स मेरी उससे पहले खत्म हो गई, मेरी के इलेक्ट्रिक में, यूनिलीवर में जॉब हुई, और वो जो है हारून जकरिया से उसने आर्टिकल्स खत्म की, और उसके बाद उसने अपनी फर्म खोली। और माशाल्लाह उसने उस फर्म को इतना ग्रो किया कि शायद आज मैं यकीन से कह सकता हूँ काफ़ी हद तक, अब जो है अल्लाह बेहतर जाने के, वो शायद इस वक्त हमारे साथ के जितने भी लोग हैं उनके मुकाबले में सबसे अच्छा कमा रहा है। क्यों? अब आप देखें, हारून जकरिया उसका बिग फोर में नहीं हुआ, जाना उसके लिए अल्लाह ने कैसे भाई से रहमत रखा। वो हारून जकरिया में गया, वहाँ पर उसको एक सीनियर मिल गया 6-8 महीने 1 साल वाला। वो ऑलरेडी उस टाइम पे, अब तो ये फ्रीलांसिंग की दुनिया अब तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई। उस ज़माने में अब तो पाकिस्तानी, आप समझें कि अपवर्क फाइवर्क पे पाकिस्तानी ही हज़ारों हैं, 50-60 हज़ार सेलर हैं, मतलब सही, जो अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, कम से कम 50 तो होंगे, शायद मैं ये भी कम बता रहा हूँ ज़्यादा ही। वो बंदा 2012-13 में इस दुनिया में चला गया था। उसका एक सीनियर काम कर रहा था, उसको एक दिन काम का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, उसने कहा तू करेगा, मैंने उसने काम शुरू किया, दोनों लगे रहे। इन्होंने बोला हारून जकरिया जाए 9 से 5, बाकी ये काम। अब वो रात ही लगा रहा है उस टाइम पे ना, आर्टिकलशिप के दौरान पेपर फाइनल की अटेम्प्ट भी उसने कहा, उसका फाइनल आपको पता है अभी 1 साल पहले उसका कंपनी लॉ का पेपर निकला है, और मेरा 2014 में माशाल्लाह निकल गया था। उसका कब निकला है? 2000 बल्कि 13-14 में मेरा निकला है, उसका भी निकला है। तो उस टाइम पे उसने वहाँ पर काम किया, और माशाल्लाह उसने, जब उसकी आर्टिकल्स ख़त्म हुई ना, हमें नौकरी की फिक्र थी और उसको अपना सेटअप डालना था, उसके पास इतना काम था। आज पार्टी वाली ज़िंदगी है माशाल्लाह उसकी, पार्टी वाली ज़िंदगी ऐसे, क्योंकि सर इसने उस टाइम पे उस दुनिया में कदम रख दिया। अगर वो हारून जकरिया ना जाता तो शायद उसको वो सीनियर ना मिलता, तो आज वो अपनी फर्म नहीं खोलता। अब वो घोड़ों के काम पकड़ता है, और घोड़ों के भी वो छोटे मोटे, उसने अकाउंटिंग के काम छोड़ दिए, अब उनके भी हाई लेवल के काम पकड़ता है, फीजिबिलिटी स्टडीज, वैल्यूएशन वगैरह, और माशाल्लाह मतलब डॉलरों में ठीक ठाक कमा रहा है। और मैंने कहा ना, आज हम कहीं खाने पीने जाते हैं ना, तो भाई को 2000 से कम वाली जगह तो पसंद नहीं आती है, सही है, मतलब वहाँ पर भी खूब धड़ल्ले से माशाल्लाह वो भाई खर्च करते हैं, फैमिली के लिए भी,
शायद वो फर्ग्यूसन में होता, EY में होता, KPMG में होता, तो वो शायद ये काम ना कर पाता, क्योंकि सर बड़ी फर्म्स आपको इतना नहीं छोड़ती। सही है, प्रॉस भी है, कॉन्स भी है, ग्लोबल मोबिलिटी भी है, लेकिन छोटी फर्म्स में हमेशा मैं कहता हूँ आपको जिगरा आ जाता है अपनी फर्म खोलने का। बड़ी फर्म में आपको जिगरा नहीं आता अपनी फर्म खोलने का। तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज वेरी गुड, और वो अब उसकी ज़िंदगी का रूटीन ये है कि रात भर गेमिंग करता है, क्लाइंट की कॉल्स आती है उनका भी जवाब दे देता है। दोनों पार्टनर, एक ने कहा सुबह मैं संभालूंगा, तुम्हें गोरों से बातचीत करनी है, रात को भाई तू देखना। जोहर में माशाल्लाह उठता है, जोहर पढ़ता है, फिर 4 बजे तक ऑफिस जाता है, ऑफिस से आ जाता है 8-9 बजे घर पे आता है, डिनर विनर के बाद बस लैपटॉप खोल लेता है, कभी काम हुआ वरना गेमिंग की, कभी थोड़ी देर सो गया, लेकिन उसको क्लाइंट के लिए अवेलेबल, और माशाल्लाह ज़िंदगी उसकी सेट है। तो याद रखें सर, CA लेट क्वालिफाई हुआ, आर्टिकल्स बिग फर्म से नहीं, कि वो भी उस ज़माने में। सर अब तो मैंने कहा ना, अब तो हारून ज़िक्रा में बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे भी जाते हैं, उस ज़माने में कोई बहुत अच्छे बच्चे नहीं जाते थे। जब उन वक्तों में माशाल्लाह उसने ये सब कर लिया, तो आप सोच सकते हैं कि माशाल्लाह क्या जो है अल्लाह ने उसके लिए लिखा था। तो ये परेशान ना हो कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या करेंगे। आप अगर फर्ग्यूसन में आए तो वो आपके लिए बेहतर है। मैं कहता हूँ शायद अगर मैं फर्ग्यूसन में नहीं होता तो शायद वो मेरे लिए बेहतर ना होता, किसी भी और, अगर मैं KPMG EY में भी होता तो मेरे लिए वो बेहतर ना होता। तो मेरे लिए फर्ग्यूसन के आर्टिकल्स बेहतर थी, उसके लिए हारून ज़करिया। इसी तरीके से मेरा एक दोस्त है, छोटी फर्म से आर्टिकल्स किए माशाल्लाह, आज वो भी अपना बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें उसने प्लान की हुई, ये तुम्हारी फिक्र, तुम पैदा हुए थे, तुम्हारा रिस्क लिखा जा चुका था। बाज़ मरतबा आप 6 महीने कहीं लेट पहुंचते हैं, हो सकता है कि आपको जो ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर मिलने वाला हो उसकी अम्मा नहीं 6 महीने बाद उसके रिश्ते के लिए निकलना हो। अगर आप 6 महीने पहले पहुंच जाते तो उसका कहीं और हो जाता। सही है, तब आप सोचे यार 6-8 महीने लेट हो जाना, फर्म थोड़ी सी छोटी मिल जाना, मतलब ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है लाइफ पार्टनर अच्छा होना। ये सब समझ रहे हैं सर? तो आप लोग टेंशन ना ले। सही है सर, क्लियर है सर? हाँ सर, आप देखिए ना, टैक्स भी नहीं लगता उसको। वाकई में जब वो डॉलर में कमाता है तो हमें तो टैक्स देना पड़ता है मजे में। और अब आप देखिए आजकल जो हालात चल रहे हैं, एक दफा कह भी रहा था जब डॉलर 140 का था, बोलता था यार मैंने सोचा क्लाइंट से जो ना बात करूं, पैसे बढ़ा दो। सही है, 140 बोला, एकदम से डॉलर 150 हो गया, बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सही है, मतलब उसकी तो सर इनकम माशाल्लाह वैसे ही बढ़ गई ना। खैर, तो सर ये तो मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ से रिलैक्स हो जाए, आपका जो चीज़ बेहतर होगी उस टाइम पे वो हो जाएगी। अब आता हूँ सर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ा सा ये आप लोगों को गाइड करना भी मेरा फर्ज है। सबकी ज़िंदगी का एक नया फेज़ है ये। अब तक जितनी छुट्टियां ठंड मचानी थी मचा दी। अब की जो ज़िंदगी है ना सर, इसमें शायद अब आपको छुट्टियां इतनी ना मिले। अभी मैं FAR2 में भी बच्चों को कह रहा था, बेटा ये आखिरी तुम्हारे पास जो ना कैफ के अटेम्प्ट के बाद टाइम होगा, 2-2.5 महीने अयाशी कर लो। उसके बाद जब छुट्टियां मिलेंगी तो पढ़ाई होगी, और जब क्वालिफाई हो जाओगे तो फिर छुट्टियां तुम्हें कभी भी इतनी। तो अब सर ये नया फेज़ है, इसमें कुछ बातों का ख्याल रखें, कोई मसला नहीं होगा। अभी मुझे कुछ बच्चे फिजिकल में नज़र आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑनलाइन है। इस वक्त मैं अगर आपको करंट बताऊं तो इस वक्त तकरीबन शायद KNS में मेरे पास माशाल्लाह 150 बच्चा इनरोल है। और उसमें से जब मैं नॉर्मल क्लास लेता हूँ ना, फिजिकल और लाइव, तो 3 बच्चा फिजिकल बैठा होता है, 2 बच्चा ऑनलाइन होता है। क्यों सर? आपको अभी लगेगा आप फिजिकल लेकर चले, हमारी भी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि आप फिजिकल हैं, लेकिन सर ये बातें कहने सुनने के लिए अच्छी हैं, प्रैक्टिकल। अब फर्म्स में एक मिजाज बन गया है, आपको मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स भी जो लोग बोलेंगे भाई अब तो क्या मसला है, रिकॉर्डिंग है ना तो रिकॉर्डिंग देख। अच्छा, आप उनको टोपी करा के अगर क्लास के माने आ भी गए ना, तो आप क्लास में नहीं आएंगे, घर जाएंगे, क्योंकि सर अब आप बिजी होंगे 9 to 6, 7। अब आपको ये लाइव क्लासेस लेना मेजॉरिटी बच्चे को खटकती हैं। तो ये बात तो आप अपने आप को मेंटली रेडी रखें कि आप बेशक अभी जितने भी मोटिवेटेड हो, पहला ईयर एंड लगेगा जून में आपका इंशाल्लाह, तो उसके बाद से खत्म, टाटा बाय बाय, आपकी जो क्लासों का तसलसल छूटेगा तो फिर वो लंबा गया। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है भाई कि आपने अगर रिकॉर्डिंग फिजिकल लाइफ की कोशिश करें, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता और अगर आप रिकॉर्डिंग पे आते हैं तो खुदारा इस बात का मेरे बच्चों ख्याल रखना है आपने कि आप संडे, सैटरडे, संडे को पूरे हफ्ते की रिकॉर्डिंग लेके फारिग कर दें। रिकॉर्डिंग्स को खुदारा अपने ऊपर जमा
ना करें। दूसरी चीज, फर्म में आपको एक और चीज का ख्याल रखना है, वो इंपॉर्टेंट चीज एक और ये है कि सर फर्म में अभी आप लोग जाएंगे तो प्रेशर बहुत होता है। मुझे एक दिन मुझे सर साजिद भी बता रहे थे और मेरे अपने पार्टनर भी थे फहीमुल हसन, वो भी कह रहे थे कि यार क्या क्वालिटी बेच रहे हो। मैंने पूछा क्यों सर? बोला यार सबसे बड़ा मसला ये है क्वालिटी का, तुम लोगों ने टीचर्स ने, उन्होंने हमें बोला बच्चों की कैफ लेवल की इतनी स्पून फीडिंग की आदत डाल दी है कि इनको अब होता है कि हर सवाल, क्योंकि तुम क्लासों में हर सवाल कराते हो, तुम तो हो ही खुआर, तुम लोग तो हर सवाल कैफ लेवल पे क्लासों में कराते हो। मैंने कहा सर फाइनल में भी कराते हैं, क्या करें, मजबूरी है। सही है। बोला अब यार इसका नुकसान ये हो रहा है कि जब तुम लोग थे फर्म में तो फर्म्स जो हैं वो तुम्हें ग्रेचुटी पे बेचती थी, बोलते जा बेटा ग्रेचुटी के अकाउंट्स देख और ग्रेचुटी के अकाउंट्स तू निकाल करके आ जा, और तुम अकेले जाते थे और पूरा ग्रेचुटी पहली दफा में जाके पिछले साल से देख के निकाल लेते थे। तो आपका जो बच्चा होता है ना वो बैठ जाता है, मुझे कोई सिखाए, मुझे कोई सिखाए, हाथ पकड़ के सिखाए। बहुत कम बच्चा है जिसके अंदर अब ये कैपेबिलिटी है कि वो खुद से चीजों को हैंडल करे। तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि क्वालिटी अच्छी, हमें मेहनत बहुत पड़ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर ने कहा कि बच्चों में कमिटमेंट इश्यूज बहुत है। बोला यार ये एंड टाइम पे जॉब के प्रेशर का टाइम होता है, इनकी तबीयतें खराब होंगी, इनकी नानी नाना जिनको वैसे ही इंतकाल हुए 6 साल हो चुके हैं, वापस एक दफा दुनिया में आएंगे और इंतकाल कर जाएंगे। सही है। बोला यार ये सब मसाइल होते हैं तो कमिटमेंट तो याद रखें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये बहुत गौर से सुनना, हमारी फील्ड बहुत छोटी है और हमारी माँ प्रोफेशनली तौर पे, वैसे तो माँ हमारी घरों में है माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन। मेरी अम्मी की भी थोड़ी तबीयत खराब है, उनके लिए भी दुआ कर दें। तो लेकिन आपकी जो प्रोफेशनल माँ है ना वो फर्म है। सर आप यकीन माने, आप जब तक आप बहुत एक्सपीरियंस नहीं हो जाते, अपने 40s क्रॉस नहीं कर लेते, आपकी इंक्वायरी जाती है फर्म में कि अच्छा भाई ये हमजा है, इसकी इंक्वायरी जाएगी इसके पार्टनर के पास और बोलेंगे यार ये बंदा है, इसकी फोटो भेज रहा हूँ, इसको देखो तुम्हारे पास काम किया। बोलते हैं हाँ काम किया, कैसा था। तो याद रखें फर्म में आपकी रेपुटेशन बिल्डिंग बहुत अच्छी है। अब बच्चा गलती ये करता है, फर्म में जाता है और अभी तो देखें आपके ऊपर प्रेशर नहीं, अभी तो आप क्लासें भी इंशाल्लाह लेंगे। जुलाई अगस्त में प्रेशर का पीरियड होता है और बच्चा परेशान, क्लासे और वह फर्म में रोना शुरू कर देता है क्लासों के ऊपर। वहाँ ये बात बहुत ज़्यादा खटकती है लोगों को कि भाई तू इतना रो रहा है, और वहाँ से आपका इंप्रेशन बुरा होता है। अब इंप्रेशन बुरा होता है तो आगे आपको अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, फर्म में अच्छी रेपो। तो याद रखना शुरू के 6 महीने, हमेशा मैं कहता हूँ 2, 4, 8 क्लासें कुर्बान होती है ना, अगर आपकी छूट जाए रिकॉर्डिंग ले लें। अब तो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है हमारे, वो कुर्बान करें, फर्म में अपनी रेपुटेशन बना लें। फर्म में अपनी रेपुटेशन बना लें, जब आपने फर्म में इंशाल्लाह 6-8 महीने 1 साल में रेपुटेशन बना ली, उसके बाद फर्म आपको तंग नहीं करेगी और फर्म को पता होगा यार ये क्लास लेने चले जाता है लेकिन काम भी कर देगा। सही है, काम होता है तो ये क्लास भी छोड़ देगा। खुदारा फर्म में शुरू में जाके रेपुटेशन बुरी क्रिएट ना करें। याद रखें अब आपकी अटेम्प्ट 1 साल के बाद है, लेकिन कोशिश करना है कि आपने पहले ईयर एंड पे आपने इस तरीके से काम करना है कि आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़ जाए। एक्स्ट्रा आवर्स अनफॉर्चुनेटली मामलात हैं फर्म के, लगे हैं वो लगाओ। जिंदगी में थोड़ी सी अपनी जिंदगी को सख्त बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह जब रेपुटेशन बन जाएगी तो बड़े आराम से आगे जाओगे। सही है। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों? एक बच्चे ने सवाल पूछ लिया सर इंडस्ट्री आर्टिकल्स के बारे में बता दें। मेरे बहुत सारे सीनियर दोस्त मुझसे नाराज थी, जो सीनियर थे मेरे। इंडस्ट्री आर्टिकल्स अच्छी है, लेकिन देखें इंडस्ट्री आर्टिकल्स में हमेशा यहाँ पर भी आप लोगों को गाइड करना हमारा फर्ज है। ये समझ के मैं बताता हूँ कि सर कि जो है अगर आप ये समझे इंडस्ट्री आर्टिकल्स अच्छी है, लेकिन इंडस्ट्री आर्टिकल्स के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। फायदे 2 जो हैं सबसे बड़े, पैसे अच्छे मिल जाते हैं शुरू में, सुकून होता है जिंदगी में। पैसे अच्छे हैं और सुकून है जिंदगी में आपकी, कि भाई आपको शुरू में फाइनेंशियल इश्यूज है तो आप इंडस्ट्री में चले जाएं, और जिंदगी में सुकून है, कोई लेट सिटिंग जैसा सच नहीं होती एज कंपेयर टू बिग 4 में खतरनाक लेट सिटिंग्स होती हैं डिसीजन में। और तीसरा मेरा फायदा मुझे लगता है कि एसईसीपी जो कि इस्लामाबाद से कराती है और यूनिलीवर जो कि कराची से कराती है, मैं इन दोनों को इंडस्ट्री में अगर बोलता हूँ रिकमेंड करता हूँ तो इन दोनों को करता हूँ। इन दोनों को इसलिए करता हूँ, यूनिलीवर का माहौल कॉम्पिटिटिव है और यूनिलीवर आपको डिफरेंट जगहों पे घुमाएगी तो अलग एनवायरनमेंट है, आपको लर्निंग मिलेगी। एसईसीपी इसलिए
कि अगर आपने SCCB से आर्टिकल्स कर ली तो उसके बाद आप कहीं भी कंपनी सेक्रेटरी लग सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। फर्म जो इंडस्ट्री का मुझे नुकसान लगता है वो ये लगता है सर, ग्लोबल मोबिलिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। हमारा आज भी टैलेंट 80% जो है पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। आप लोगों को मैं लंदन न्यूयॉर्क की गलियों में घूमता फिरता हुआ देख रहा हूँ इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद। सही है, वहाँ पे दावत तबलीग करोगे, तुम लोग तबलीग के काम से भी जाओगे, है ना भाई, नौकरियां भी करोगे। तो जब तुम लंदन न्यूयॉर्क की गलियों में जाओगे, घूमोगे, तो सर फर्म में जाके ये आसान होता है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। सही है, क्योंकि इंडस्ट्री में ग्लोबल मोबिलिटी बहुत, यूनिलीवर में भी इक्का दुक्का मिल जाती है 10-20% को, वरना फर्म में आप जाएंगे यहाँ पे PwC, वहां पर PwC, यहाँ पे KPMG, वहां पर KPMG। यहाँ पर छोटी फर्म में भी ना, बड़े गौर से सुनना, बच्चा परेशान, छोटी फर्म में जाऊंगा सब कुछ कैरियर तबाह हो जाएगा, नहीं। छोटी फर्म में गए, आर्टिकल्स की 1 साल आर्टिकल्स अगर तुमने कर ली और तुम टाइमली क्वालिफाई होगे, मेरे पास आना, मैं तुम्हें क्वालिफाइड करोगे आर्टिकल्स। बड़ी फर्म में 1 साल तुम्हें करवा दूंगा इंशाल्लाह। तुम्हें 1 साल, बाहर जाते हो ना तो बाहर के लिए बस 1 साल का तजुर्बा चाहिए एक्सटर्नल ऑडिट का। किसका? एक्सटर्नल ऑडिट का कितना तजुर्बा चाहिए? 1 साल। 1 साल का आपके पास एक्सटर्नल का तजुर्बा है, आपकी बाहर कहीं भी इंशाल्लाह जॉब हो जाएगी। तो इंडस्ट्री में ये थोड़ा नुकसान है, ग्लोबल मोबिलिटी। दूसरा नुकसान है, फ्यूचर में अगर आप अपनी फर्म करना चाहें तो बहुत आप नहीं कर सकते इंडस्ट्री के आर्टिकल्स के साथ। सही है, क्योंकि फर्म कब करोगे? जब तुम्हारे पास खुद ऑडिट वॉडिट का तजुर्बा होगा ना सर। तो ये मसला है, लेकिन इंडस्ट्री में सुकून है, इन्वायरमेंट है और पर्सनैलिटी थोड़ी डेवलपमेंट मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू फर्म। फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। मुझसे लोग राय पूछते हैं तो मैं कहता हूँ शायद, मैं और मेरे ख्याल में 80% CS यही कहते हैं कि शायद हम प्रेफर करते अभी भी, मेरा ख्याल फर्गूसन में वो अगर नहीं होता तो भी मैं शायद टॉप 10-20 फर्म्स को प्रेफर करता रादर देन इंडस्ट्री। 2 जगहों, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ जगहों पे पैसे बहुत अच्छे, ICI अलाउंस मिला के 65,000 तक दे देता है। अब आप सोचें सर, 14.5 और 65 का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। सही है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ये मैंने आपको मेरा बच्चा बता दी, इसकी बेसिस पर अगर आप लोग इंशाल्लाह अपनी डिसीजन मेकिंग करते रहेंगे तो आसानी होगी। अब मैं आऊँगा एक और क्रिमिनल जो बच्चे अभी गलती कर रहे हैं, मुझे बताओ CFAP लेवल पे अभी 2 पेपरों में बड़ा मसला हुआ पड़ा है बच्चों को। पेपर बहुत मुश्किल से निकलते, 2 पेपर कौन कौन से बताओ? कंपनी लॉ और ऑडिट। कंपनी लॉ और ऑडिट बच्चों के बहुत मुश्किल से। अब कंपनी लॉ क्यों रुकता है, मैं आपको अभी कॉम्बो गाइड करूंगा और मैंने इसके ऊपर जरा पिछले 2-4 दिनों में बड़ी रिसर्च की, डिफरेंट लोगों से मिला, बच्चों से मिला, उनका फीडबैक अभी आपको दूंगा, और फर्म के मैनेजर्स पार्टनर्स का भी। मैंने कहा क्या वजह है कंपनी लॉ और ऑडिट बच्चों का? बहुत कंपनी लॉ इसलिए निकल रहा है क्योंकि ICAP कंपनी लॉ में फिलहाल वैशी मोड में चल रहा है। उसने ओपन बुक किया है, पहले वो कहता था भाई तू फलाने सेक्शन के रेफरेंस से बता दे इसका आंसर क्या है, अब वो बोलते हैं मुझे बता दे इसका आंसर क्या है। अब सेक्शन तू खुद अप्लाई कर, खुद सोच, इस पे ये सेक्शन लगेगा, वो सेक्शन, दोनों लिख। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं सर, लॉ के लिए जो लॉ के टीचर्स तैयार हो रहे हैं, मतलब जो कर रहे हैं, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि सर इस वक्त बच्चे का अनफॉर्चुनेटली ये फीडबैक आ रहा है कि इस वक्त लॉ के जो पुराने भी बहुत सारे टीचर्स हैं, शायद वो भी ICAP का लेवल मैच नहीं कर पा रहे। सही है, क्योंकि ICAP बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ है लॉ के केस में, और ICAP का ये आदत है, आपको पता है ना भाई, आप तो क्या करें। तो लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको कुछ मिलेंगी गुड न्यूज़ के, लोग बहुत सारे लॉ में आएंगे भी, चीज़ें भी होंगी। दूसरा जो पेपर है ना ऑडिट के बारे में पूछा, ऑडिट क्यों रुकता है बच्चों का? तो फर्म के मैनेजर्स पार्टनर्स ने भी कहा और कुछ सीनियर्स ने भी कहा तुम लोग गलती करवाते हो, तो तुम लोग बच्चों को FAFR और ऑडिट पहली अटेम्प्ट में करवा देते हो कि MSA 1 खुल जाएगा। तो मसला ये होता है जब तक बच्चा सही से ऑडिट फर्म का माहौल नहीं देखता, ऑडिट करता नहीं है, इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ भी हो, तब तक उसको ऑडिट किया। बोला ये सिर्फ तुम लोग अपने मंजन बेचने, उन्होंने साहब तुम लोग अपने मंजन बेचने कर लो, पहले टाइम में ऑडिट दे दे। बोला ये बोला पहले कब होता था? ये मुझे एक फर्म के पार्टनर ने कहा तुम्हें पता है पहले कब होता था ऑडिट? मैंने कहा मॉड्यूल F में, मॉड्यूल E में नहीं होता था। 1.5 साल के बाद निकालते हो तो अगली अटेम्प्ट में, जब तुम्हें 2 साल तब तुम देते थे ऑडिट। और बोला तुम लोगों के टाइम पे इतना ऑडिट नहीं रुकता था, वाकई में नहीं रुकता था। क्यों नहीं रुकता था? बोला क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल तजुर्बा हो जाता है, प्रैक्टिकल ऑडिट। बोला क्या देखो, एक थ्योरेटिकल ऑडिट अलग है, प्रैक्टिकल ऑडिट अलग है।
बोला अब आपको टीचर का जितना भी अपना तजुर्बा ऑडिट का, लेकिन अगर टीचर अपना तजुर्बा दे रहा है लेकिन आप जब तक खुद चीजों को नहीं देखोगे ना, आपको दोनों ने बोला बच्चा अभी क्या कर रहा है, ऑडिट उठा रहा है पहली अटेम्प्ट में, और उसमें भी सबसे बड़ा वन पहले दिन से ऑडिट की क्लासें ले रहा है। अरे अभी तो तूने कैफ का ऑडिट पढ़ा है, उसको तो थोड़ा देख ले फर्म में कैसे होता है। पहले दिन से ऑडिट की क्लासें लेता है, और पहले दिन से ऑडिट की क्लासें लेने या जो हमने कहा जो देता है, और उसके बाद जो है परेशान 6 महीने में ऑडिट क्लास से फारिग, फिर पढ़ने का दिल भी नहीं चाहता, और इसी तरीके से जाता है। ऑडिट ऑन एवरेज ऑडिट आईकेप के भी कुछ स्टेट्स के हिसाब से ऑन एवरेज मेजॉरिटी बच्चे का दूसरी अटेम्प्ट में निकल रहा है, पहली अटेम्प्ट में निकल ही, और बहुत सारा बच्चा पूछो 3-3, 4-4 अटेम्प्ट भी लग रही हैं। रीजन बीइंग क्या है कि बच्चा ऑडिट को प्रैक्टिकली करे बगैर, जिस टाइम पे अभी आप फर्म में जाएंगे आपसे वाउचिंग कराएंगे, सही है, तुम जाओगे तुम करोगे, जो बच्चा इंडस्ट्री में भी ना उसको भी देखते हैं कि भाई ऑडिट कैसे होता है, करवाए तो सही हो 1-2 दफा, उसके बाद। तो अभी ये बच्चा भंड मार रहा है पहली अटेम्प्ट में। मुझे लोगों ने कहा, और कुछ सीनियर्स ने भी कहा, और कुछ सर खलील की भी यही राय थी। सर खलील ने भी कहा कि यार ये जो ऑडिट, उस दिन भी ऑडिट हुआ, सर ने कहा यार मेरी एडवाइस है कि ऑडिट इज समथिंग कि जो है ना बच्चे को तजुर्बा होना चाहिए पहले। तो सर मैंने कहा पहली अटेम्प्ट में बच्चा क्या करे, तो अब मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी मेरे बच्चों, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको अगर एमएसए खोलना ही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको अगर एमएसए खोलना ही है, तो आप बड़े गौर से सुनना, फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएएफआर मेरी अब ये एडवाइस है। अच्छा एफएएफआर को पहले अटेम्प्ट में सर क्यों पढ़े, मजबूरी है, कोर्स सबसे बड़ा है। अभी आप देखेंगे जब हम समंदर में कूदेंगे तो कूदते ही चले जाएंगे, सही है, गहराई बहुत है। एफएएफआर, बीएफडी और एसपीएम, अगर बच्चा ये 3 दे दे, देखो पहले अटेम्प्ट में 3 पे तो जाओ, 2 पे नहीं जाओ। अब सुनना, मैं लॉ पे आऊंगा ना। ऑडिट, बीएफडी और एसपीएम आप दे देंगे पहली अटेम्प्ट में। एफएफआर ऑडिट का, एफएफआर, बीएफडी और एसपीएम। एफएफआर का कोर्स बड़ा है, बीएफडी का सर अब एमए पोर्शन काफी हद तक निकल गया, एमएफए वगैरह आने के बाद नीचे, सही है ना। तो अब आपके पास बीएफडी का कोर्स कम है, और 2 कंप्यूटेशनल पेपर है। बच्चा यूजुअली कंप्यूटेशनल पेपर आसानी से निकाल लेता है, फंसता थ्योरी में। और तीसरा पेपर है एसपीएम, जो निस्बतन कम आपके स्टडी आवर्स लेगा, और ये आप सेल्फ स्टडी पे भी आराम से कर सकते हैं। ये दे सेकंड अटेम्प्ट में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इसके ये दोनों निकल जाएंगे, तो वो एमएसए 2 दे, और ऑडिट दे तीसरा। मेरी एडवाइस है अगर उसको तीसरा सेकंड अटेम्प्ट में उठाना है तो वो दे दे टैक्स। हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह आप सब उसमें निकाल देंगे। अब इसका फायदा क्या है, एमएसए 2 में ये दोनों आपने रिसेंटली पढ़ा हुआ है, टैक्स इतना मुश्किल नहीं है, बच्चा आराम से निकाल लेता है फाइनल का भी। जैसे कैफ में तुम लोग मुस्कुराते हुए तुमने निकाला है, फाइनल का भी इंशाल्लाह निकाल दोगे। ऑडिट की अब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, समझ रहे हैं अब आपने 2 यूनिट दिसंबर और जून गुजार चुके होंगे आप, तो उसका एक तजुर्बा होगा, फिर आप ऑडिट पढ़ेंगे। और तीसरी अटेम्प्ट में, फिर थर्ड अटेम्प्ट में, जैसे अभी मेरे एक भाई ने कहा सर कंपनी लॉ दे दें और एमएसए 1 दे दें थर्ड अटेम्प्ट में। अब कंपनी लॉ का कोर्स पढ़ा है, लेकिन उसके साथ आपको एमएसए 1 पढ़ना है, और एमएसए 1 वो पेपर है जो कि ऑडिट और एफएएफआर का कॉम्बिनेशन है। इनके अंदर टॉपिक्स वही है, बस एक सवाल आएगा, बोलेगा इसकी एफएएफआर की इंप्लीकेशन भी बता दो और ऑडिट की भी। तो जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको एक तरह से वो डिवीजन होगा आपका एफएएफआर ऑडिट का। नई चीज आपको क्या पढ़नी होगी, कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ पॉइंट ये कि जब आप थोड़ा डिले शुरू करेंगे तब तक चीजें और डिफाइंड हो चुकी होंगी, सही है, टीचर्स के हैंडआउट्स वगैरह बहुत अच्छे से बन चुके होंगे। मेरी पर्सनल अब रिकमेंडेशन ये है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है नहीं सर मुझे पहली अटेम्प्ट में ऑडिट ही उठाना है, तो फिर वो मैं कहता हूँ एसपीएम की जगह ऑडिट उठाए। एसपीएम की जगह क्या उठाए, ऑडिट उठाए, और अगली अटेम्प्ट में फिर ऑडिट की जगह एसपीएम उठा ले, सही है सर। तो सर मुझे अगर एक बच्चा बोलता है सर शुरू में मैं 4 पेपर देना चाहता हूँ, अच्छा ये बात मैं आपको एक बड़ी हैरत अंगेज बात बताऊं, 4 पेपर वाली अप्रोचेस अच्छी, बट गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे भी जो हैं वो भी 4 पेपर शुरू में उठाते तो हैं, लेकिन एंड तक उनसे 1 पेपर या 2 पेपर छूट जाते हैं। रीजन बीइंग क्या है सर, रीजन बीइंग यही है कि वो 1-2 पेपर एंड तक इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि सर बहुत मुश्किल है। अगर 1 साल में 4 पेपर ना सीए फाइनल लेवल थोड़े से हैवी, क्योंकि तुम लोग अभी समझ रहे हो सिर्फ पढ़ना है, नहीं तुम्हें काम भी करना है।
मेरा बच्चा तुम्हें काम भी करना है फर्म में, तुम्हारे पास इतना टाइम। तो मेरी एक एडवाइस ये है कि कोशिश ये करो, हाँ अगर किसी का खुदा ना खास्ता फर्म में अभी नहीं हो रहा, वैसे इंशाल्लाह हो जाएगा, अभी आप बेफिक्र हो जाए, अभी आप देखिए किस तरीके से मारामारी चलेगी। और अभी अब मैं सच बता रहा हूं, जो सेकंड टियर फर्म्स होती है ना, मतलब जो बिग फोर के अलावा की फर्म्स होती हैं, ये इंतजार करती हैं कि बिग फोर खत्म करें, क्योंकि अभी तो इनको डर होता है ना, आपको रख भी लेंगे तो आप बिग फोर भाग जाएंगे। और भाई मुझे के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर ने फोन किया, मैंने कहा एक बंदा है उसका के इलेक्ट्रिक में, उसको आना है, क्या करूं, मैं तो रोक रहा हूँ, नहीं मान नहीं रहा, आप तो कुछ बोला, देख बेचना तो एक शर्त है। मैंने कहा क्या? उसको बोलना भागे नहीं। बोला होता है ये 6 महीने बाद बच्चा भाग जाता है यार। बोलता है मैं नहीं रोक रहा के इलेक्ट्रिक में। इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मसला ये भाई, इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मसला ये है, लोग ICI वगैरह से भी छोड़ के हालांकि 65,000 दे रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सर वो जब दोस्तों के साथ क्लास में बैठता है और फिर वो सुनता है, तो उसको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री वाले को लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत सुकून है। सही है, हालांकि हमने कहा इंडस्ट्री के अपने फायदे हैं, तो ये मसला है। तो वो कहते हैं इंडस्ट्री में बच्चा भाग जाता है हमारे पास से जल्दी। सही है, अभी सीमेंस खाली होगी, सीमेंस ने अभी पिछले बहुत सारे बच्चे उठाए, अभी एकदम 6:30 होके बाहर निकल रहे हैं। किसी का आ रहा है, सर मैं यूसुफ आदिल जा रहा हूँ, मैं KPMG जा रहा हूँ, सही है सर मैं EY जा रही हूँ। ये अब बच्चे सीमेंस वालों का क्या फायदा होगा? इतनी मेहनत की और 6 महीने में आधे बच्चे क्या हो गए? तो जाहिर सी बात है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर यही हालात है ना, बहुत जल्दी इंडस्ट्रीज आर्टिकल्स बंद कर देंगे। पागल थोड़ी है कि यार इनको हम ये रखें और बच्चा भाग जाए। तो अब ये बात आपने है, लेकिन खुदारा मेरी एडवाइस है, इस तरीके से जाए, हम उसके लिए परेशान अभी ना हो। हमारा और आपका राज़िक अल्लाह है, और वो इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर ही करेगा। सर क्या हम क्लियर हैं यहां तक? किसी का बड़ा वॉइस इशू सही हो गया है? अब सही है मेरा बच्चा वॉइस? चल जी मेरा बच्चा, ऑनलाइन वाले बच्चों अब वॉइस सही है? चले सर, अब आता हूं सबसे पहले एक चीज, अब सबने एक चीज दिमाग में रखनी है, बार बार कह रहा हूं, फर्म से रिलेटेड डीमोटिवेट ना हो। किसी को बहुत ही ज्यादा शौक हो कि मेरी अटेम्प्ट जून 23 ही बने, तो खैर इस चीज को अभी मैं रिकॉर्डिंग में तो नहीं कह सकता। किसी को बहुत ही ज्यादा शौक हो कि मेरी अटेम्प्ट जून 23 ही बने और उसका किसी और फर्म में ना हो, तो आपका इंशाल्लाह अटेम्प्ट। लेकिन मैं खुद कहता हूं, देखो मेरी फर्म अभी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो QCR रेटेड कैटेगरी B फर्म है, लेकिन मैं पाकिस्तान अभी कराची में वो ग्रोइंग स्टेज पर है। अगर फैसलाबाद वगैरह में होती तो मैं कहता, क्योंकि तो कराची में ग्रोइंग स्टेज पर, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अगले 2, 4, 3 साल में हम इसको अच्छे लेवल पे ले आएंगे। लेकिन अभी मेरी जो है रिक्वेस्ट है कि जो है अगर आपको किसी और अच्छी फर्म में हो रहा है चले जाए। और ये मैं आपको बता दूं, अभी हारून ज़करिया और बाकी जितनी भी रियाज अहमद वगैरह ये सब हायरिंग शुरू करेंगी। इनको अभी डर है, BDO GT भी अभी उठा रही हैं, लेकिन ये मजीद आगे इनको और अभी तक KPMG वैशी नहीं हुआ है। याद रखें, KPMG का वैशी होने का इम्पैक्ट, KPMG एक जानबूझ के हरकत करता है, वो बहुत सारे बच्चों को जानबूझ के बुलाएगा जून में ताकि उसके आर्टिकल रजिस्टर। तो जिसके पास 1.5 साल है, अब मैं आ रहा हूं, जिसके पास 1.5 साल है उसको मैं 4 रिकमेंड कर रहा हूं, जिसके पास 1 साल है उसको मैं कह रहा हूं भाई मैक्सिमम 3 पे जाओ। जिसके पास 1.5 साल है, जिसको लगता है, तो फिर उसको 4 पे जाना चाहिए। और अगर आप 4 पे जा रहे हो तो फिर 4 में FFR, BFD, ऑडिट और SPM या BM जिसको हम कहते थे, ये 4 पे आप जाएं और अगली अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएं MS1। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये मेरा तजुर्बा है, बहुत चीते बच्चे हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था सादिर, वो बहुत चीता था। इस किस्म के जो कुछ बच्चे होते हैं ना, वो 1.5 साल में भी 4 निकाल पाते थे, वरना मेजॉरिटी बच्चे ड्रॉप मार देते हैं एक पेपर, नहीं हो पाता सर। प्रैक्टिकली बच्चों को लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है 1.5 साल में 4 पेपर, क्योंकि अभी आपको लगता है हम कर लेंगे। अल्टीमेटली जब आप जाते हैं ना, तो सर आपको एंड में वो रिवीजन करना, FFR हाथी,
ऑडिट का भी एक सिलेबस सही है। बाकी बीएफडी तो आपको लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर है, आप कहते हो चलो भाई टाटा बाय बाय छोड़ता हूँ, फिर अगले अटेम्प्ट में फायदा भी नहीं होता। क्या है, आप टैक्स और कंपनी लॉ अगले अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल है। इसीलिए लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं कर लूंगा तो आप 4 पेज जाए। तो सर ये तो डिस्कशन हो गई हमारी जेनरिक, सही है सर। फर्म की किसी को परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, सही है। ये है आर्टिकल्स आपकी पढ़ाई वगैरह पर अफेक्ट करती है। यस, अब मेरा एक अपना तजुर्बा है। जब मैंने एफएफआर नया पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मैं सोच के जाता था क्लास में कि बच्चे को ये चीज समझ में आएगी 1.5 घंटे में, और बच्चा पौने घंटे में उसमें चीता होता था। मतलब सवाल 1 जवाब 2, सही है। मैं बच्चों को एक सवाल कर रहा हूँ और बच्चा एकदम चीता। तो फिर मैंने एक रियलाइज किया, मैंने कहा यार क्या वजह है। तो पता चलता था जब आपके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर आने लगता है ना, अभी भी जिन बच्चों ने 1 2 3 महीने कहीं आर्टिकल्स की भी होगी ना, तो उनको एक समझ आएगा कि यार अब चीजें मैंने प्रैक्टिकली जब सॉफ्टवेयर में देख ली, चीजों में देख ली, तो आपका एक अलग एक्सपोजर होगा, तो आपका दिमाग नेचुरली तेज हो जाता है। चाहे आप इंडस्ट्री से करें, फर्म से करें, आप देखेंगे आपका दिमाग नेचुरली क्या होगा, तेज। अब आप प्रैक्टिकल भी चीजें देख रहे होंगे, तो यस आर्टिकल से आपकी चीजों को ये एक नेचुरली बहुत बेनिफिट मिलता है। नहीं तो सर कोर्सेज जितने हैं ना, मैं आपको बता दूं, अभी आ रहा हूं मैं एफएफआर के ऊपर। किस पे आ रहा हूं सर? एफएफआर के ऊपर आ रहा हूं, क्योंकि जो आपका एफएफआर है वो पेपर है मेरा बच्चा यार, शायद सबसे लंबा सिलेबस आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर आप ऑडिटर बनते हैं, फाइनेंस मैनेजर बनते हैं, अदर देन आवाज नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाए, आवाज के लिए बुला दो उसको। क्या नाम है इसका? अहमद बेटा, आवाज का इशू आ रहा है, उसी को बनाना था बस। आजा 1 मिनट रुक जाए बच्चों, रुको जरा। भाई बच्चे कह रहे हैं आवाज गई, मेरे ख्याल में बच्चों आवाज आ रही है? अटक रही है। सब बच्चे कह रहे हैं इस तरफ आ रहे तो इधर इधर, 1 मिनट रुको रुको रुको, ये तो सही किया है तुम लोगों ने, सही। बच्चों आवाज सही है मेरे बच्चों, आवाज सही आ रही है आप लोगों को? इसका तो मसला नहीं हो रहा जो ऑरेंज जल रही है भाई। बच्चे कह रहे हैं आवाज सही नहीं है भाई। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कब तक फर्म में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए? आइडियली अगर आप फर्म ज्वाइन कर लें, आइडियली अगर आप लोग जो है, अब सही है बच्चे कह रहे हैं कि कुछ इसका दिख गया तो सेल वेल बेटा चेंज कर दो ना। आइडियली सर अगर आप लोग फर्म ज्वाइन कर लें 1 जून तक, तो आपकी अटेम्प्ट बन जानी चाहिए। कब तक? जून 2023। उसके बाद फर्म की सवाबदीद पे होता है। फर्म अगर चाहे और आपने 2-4 दिन, 5, 10, 15 दिन बाद, फर्म के पास यूजुअली 1 से 1.5 महीना होता है कि वो ये शो कर दे कि बच्चा हमारे पास 1 जून से आ गया था, तो भी आपकी अटेम्प्ट बन जाएगी। बट फर्म नहीं चाहती कि आप लोग ऑब्जेक्टिवली देखा जाए ना, तो एथिकली थोड़ा सा काम है। लेकिन मैं कहता हूँ यार, किसी बच्चे के अगर 6 महीने बच रहे हो यार, तो ये कर भी देना चाहिए। खुदा ना खास्ता 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए, है ना सर। लेकिन तो ये मैंने आपको बता दिया। चलें सर, अब मैं आऊंगा और अब हम बात करेंगे एफएफआर की। कोई सवाल किसी का यहाँ तक है तो पूछे, क्योंकि सर एफएफआर का जो कोर्स है ना, वो बहुत ज्यादा, एक बोलते हैं ना कि लेंथी कोर्स है, स्मार्टली कवर करना है। और यहाँ पर जितनी जरूरत है ना पासिंग मार्क्स अप्रोच की, यहाँ पर एग्जामिनर कहता है कि तू हर सवाल पूरा नहीं कर सकता, चल भाई आगे बढ़ जा, जितना हो रहा है उतना कर, आगे बढ़ जा। तो कमेंट्स में ये बात कहेगा, अभी आपको दिखाऊंगा। कोई किसी का कोई सवाल यहाँ अब तक जो हमने पढ़ा, कोई सवाल है?
सर उससे पहले बच्चे क्लासेस लेते भी थे, छोड़ते भी थे, दोस्तों से भी पढ़ते थे, लेकिन अब तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया है तो अब आपको मसले की जरूरत, हाँ 2 साल पहले के मसाइल अलग थे, वो मैं 100% एग्री करता हूं कि 2 साल पहले के सर क्लासेस कौन कौन से दिन होंगी, मैं जैसे वहां पर लगता था यहाँ पर भी फिक्स टाइम टेबल होगा। आज सैटरडे मैंने पहली क्लास ली है, अगली क्लास लूंगा ट्यूसडे को, लेकिन सर उसके बाद से जो हमारा टाइम टेबल चलेगा वो होगा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 3 दिन लगातार मैं क्लास लेता हूँ, संडे को क्लास नहीं लेता हूँ। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे शाम के टाइमिंग होंगे, अफेक्टिवली कहता 6:30 हूँ, बच्चा पहुंचता है 6:45। सही है सर, 6:30 की बात करता हूँ लेकिन बच्चा आ जाता है 6:45, तो क्लास शुरू हो जाती है, वो चलती है इशा तक। ये फिक्स टाइम टेबल रखूंगा थ्रू आउट दिस सेशन। सही है, तो ये है सर। और कोई? जी हम्माद बेटा, एक बच्चे का सवाल है, अगर मैं इंडस्ट्री आर्टिकल्स करता हूं तो सर क्या मेरा ऑडिट का पेपर निकलने में मुझे मसला होगा? बेटा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर शायद उस लेवल का ना मिले, मेरा मानना है, जो कि मिलना चाहिए। देखिए इंडस्ट्री आर्टिकल्स में शायद आपको कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी ऐसी होती हैं जो कि हम देखते हैं तो उस हिसाब की ना मिले। चले मेरा बच्चा, सर कोर्स कब खत्म होगा? आप ये समझें कि इंशाल्लाह अभी जो का कोर्स शुरू हो रहा है वो आपका अगले अप्रैल तक इंशाल्लाह खत्म, मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। अब इसमें भी 2 चीजें होती है, अब सुनना। अभी जैसे कल मुझे कुछ बच्चों का आया जो कि अभी रजिस्टर्ड हुए हैं उसके लिए, ताहिर बेटा वो मेरा हैंड आउट शेयर कर दे भाई इधर, दूसरा आपने जो है ना, सही है, एक आया ग्रेड वाला, सही सर। अच्छा तो जो है एक बच्चे का सवाल, तो सर अभी एक कल बच्चों का कुछ मैसेज आया, बोला सर आप एक काम नहीं करें, अभी मैंने जो है ना दिसंबर वाले बैच में IFRS 9 नहीं पढ़ाया। उसने कहा सर IFRS 9 करा देना हमको। मैंने कहा बेटा अब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो बोलता है सर आप रिकॉर्डिंग दे दे, वैसे कौन सा मैं लाइव ले रहा हूँ। तो अगर आप कहेंगे ना तो कोर्स मैं आपको अगले 2 हफ्ते में खत्म करा दूंगा सारी रिकॉर्डिंग डाल के। सही है, तो अब आपने कहा रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से देखते रहे, लेकिन अगर आपको लाइव लेना है तो लाइव का कोर्स मैंने आपको ये बताया कि उस टाइम में खत्म होगा, वरना सर बच्चों की अब ख्वाहिश होती है कि सर एक साथ दे दे, हम अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, हसन कोशिश करके फिर आखिरी उसमें ही जा, या तो MSc उसमें जा। ठीक है सर, अब आते हैं सर एक बच्चे का सवाल है कि आप IFRS से पढ़ाएंगे। सुनिएगा, मैं समरी से पढ़ाऊंगा लेकिन एक एंड में मैं IFRS घुमाता जरूर हूँ। अच्छा ये भी है, मैं क्यों घुमाता हूँ, यूजुअली टीचर्स नहीं घुमाते, शायद मैं एक वाइट टीचर हूँ जो पूरे पाकिस्तान में घुमाता हूँ IFRS। अब उसके पीछे का आप रीजन ढूंढिए क्यों टीचर्स क्यों नहीं घुमाते। और मैं भी कहता हूँ सर अगर आपको IFRS का एक पैराग्राफ हम पढ़ाने लगे ना तो हम सिर्फ IFRS पढ़ेंगे। हमारे एक टीचर थे, वन ऑफ द बेस्ट टीचर, उनका नाम था सर काजिम अब्बास। उन्होंने FFR की दुनिया पे राज किया कोई 15-20 साल। सर खलील वगैरह भी उनके स्टूडेंट थे, वो पढ़ाते थे IFRS से, बट उनका मिजाज अलग था। वो IFRS से पढ़ाते थे और हर टॉपिक के 2 से 3 सवाल कराते थे, बोलते थे बाकी तुम खुद करना। वो IFRS की वर्डिंग्स बता के पढ़ा के समझा देते थे। अब सर उस जमाने में शायद पेपर का भी ICAP का वो लेवल नहीं था और बच्चे भी शायद थोड़ा सा खुद से मेहनत कर लेते थे। अब आप लोग खुद से मेहनत करते नहीं हो, तो अब अगर टीचर इस पे जाए ना कि मैं आपसे हर टॉपिक का IFRS खुलवाऊं और पूरा पढ़ाऊं और फिर मैं आपको वो कराऊं, तो सर मसला। अभी देखें आपको IFRS, हाँ लेकिन कुछ बच्चों ने मैंने क्यों IFRS घुमाना शुरू किए, बच्चों को एंड में करवाता हूँ। वो बच्चों ने शिकायत की कि सर हम देखते हैं जो सीनियर्स है ना हमारे, जिन्होंने सर काजिम से पढ़ा हुआ था, अब सर काजिम कैनेडा शिफ्ट हो गए, वो IFRS से कोई भी ट्रीटमेंट ढूंढ लेते हैं, हमें ढूंढने में मसला होता है। मैंने कहा बस इतनी सी बात है। बोला हाँ। मैंने कहा ये मैं IFRS एंड में घुमा दूंगा तो तुम लोग 6-8 स्टैंडर्ड घुमा लोगे ना अच्छे से, तो मैं समझ में आ जाएगा कौन सी बात स्टैंडर्ड में कहाँ लिखी हुई है, तो तुम्हारा ये मसला भी हल हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा, अब देखिए सर बच्चे सवाल पूछें GD बेहतर है या BDO, जहां आपका हो जाए। मेरी एक्सपेक्टेशन है BDO अभी बहुत तेजी से ऊपर आएगी। मैं जो हालात देख रहा हूँ BDO बहुत तेजी से बहुत जल्द ऊपर आने वाली है।
मैं ये हालात देख रहा हूँ। सही है सर, क्योंकि अब बिग फोर में EY और फर्ग्यूसन का ऑडिट से ध्यान हट रहा है, वो एडवाइजरी की तरफ जा रहे हैं। तो ऑडिट की तरफ जिसका ध्यान आ रहा है वो KPMG है, और KPMG को इसीलिए ऑडिट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं एक्सटर्नल, और दूसरी तरफ जो ऑडिट की तरफ पकड़ रहा है वो BDO पकड़ रहा है। बाकी फर्म्स एडवाइजरी में जा रहे हैं, क्योंकि पैसा ऑडिट में टोपी ज़्यादा है और पैसा कम है। ऑडिट में टोपी ज़्यादा है और पैसा, आप यूँ समझें आप एक पुलिस वाले और आपकी तनख्वाह डिपेंड करती है कि जुर्म हो गया है, मुजरिम को पकड़ना। अब आपको मुजरिम को पकड़ना मुश्किल है, मुजरिम भी तेज है, और आप एक पुलिस वाले हैं जिसकी जिम्मेदारी है कि आपने मोहल्ले में जाना है और डेरे वालों को साइड में करना है। अब आप मुझे बताएं, आप कमाएंगे कहाँ ज़्यादा? जब आप मोहल्ले वाले डेरी वालों को क्या करेंगे? साइड में करेंगे ना सर। तो इसीलिए एडवाइजरीज डेरी वालों को साइड में करना, हाँ गाइड कर देना कि सर ये IFRS कहता है, ये इस तरीके से कर दें। लर्निंग उसमें भी है, बट क्या है वहाँ पे टोपी कम है। ऑडिट में आपने कोई भंड हो गया, आपने पकड़ा ही नहीं। अभी इंडिया में PwC के ऊपर 2 साल का बैन लगा था। दुनिया भर में EY पे, KPMG पे, डिलाइट्स में कहीं ना कहीं बैन लगते रहते हैं। और ऑडिट में मसला ये है कि एक पार्टनर ने बैन, मैं अपनी फर्म का पार्टनर हूँ कराची और कोयटा का, मैंने कोई गलत रिपोर्ट सेंड कर दी, उसके ऊपर कोई मसला हुआ ना, मेरी पूरी फर्म जिसके 5 शहरों में और ऑफिस है, सारे पार्टनर्स ऑडिट नहीं कर पाएंगे अगले 2-3 सालों तक। तो ऑडिट के ये मसाइल हैं। सही है सर। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, अभी KPMG के ऊपर मसला आया हुआ है जहांगीर तरीन वाले केस में। सही है सर। तो अब आप समझे सर। अब आता हूं सर FAFR पे आ जाते हैं हम। सर मेरे हिसाब से 8-9 महीने में सुकून से करें। शुरू के अटेम्प्ट में चाहे आप ऑडिट उठा रहे हैं या SPM, जो भी थ्योरी का पेपर उठा रहे हैं, शुरू के अटेम्प्ट में सर वो थ्योरी का पेपर आप नहीं उठाएं। वो थ्योरी का पेपर आप कब उठाएंगे? आखिरी के 6 महीने में। शुरू में प्रैक्टिकल का खाली फोकस होगा आपका। सही है सर। थ्योरी की तरफ आपने नहीं जाना है। क्या हम क्लियर हैं? हैंड आउट किस किस को नहीं मिला है भाई? सर अगर आपको कॉल नहीं आ रही, इंशाल्लाह सब्र रखें। मैंने कहा सर अभी आप समझे, अभी सब इंतजार कर रहे हैं। फर्ग्यूसन छांटी मार ले, सही है, EY छांटी मार ले, KPMG छांटी मार ले, तो लेकिन KPMG इतनी जल्दी छांटी मारेगी नहीं। तो आप रुकें सर। पिछली दफा की इंडक्शन फरवरी तक हुई है KPMG की, फरवरी तक। आप सोचे, मतलब फरवरी तक KPMG ने बच्चे उठाए। बच्चे ने कहा सर मेरे कैफ का एक पेपर बाकी है, उसका फरवरी के एंड में इंटरव्यू, आ जाना बस, अगली पेपर देके आ जा तू। सही है सर। तो KPMG ने फरवरी तक बच्चे उठाए। इनके पास HBL चला गया, और HBL बैंक जाए ना तो बहुत ज्यादा बच्चा चाहिए होता है। चले सर, जिनके पास हैंड आउट नहीं है, आगे वालों से गुजारिश है कि वो पीछे वालों में शेयर कर दें। थोड़ी देर में हैंड आउट तो सबको मिल जाएंगे। ताहिर की असल में आदत नहीं रही। ताहिर को लगता है कि ज्यादातर फाइनल का बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ता है, इसीलिए वो हैंड आउट कहता है कि सर कम ही करवाऊंगा मैं। ठीक है, आए सर आए। सबसे पहले मैं ग्रिड पे आ रहा हूं। अच्छा, आप ग्रिड के ऊपर आप देख लें सर, ग्रिड आप सबको नजर आ रही है? ग्रिड आप बेटा विभिन्न बेटा 1-2 हैंड आउट पीछे दे दो, ताकि जो पीछे तुम दोनों साथ बैठ जाओ, बासित और फैजान, ताकि तुम लोगों को दोनों को भी नहीं मिला, जो पीछे तुम लोगों को मिल गया। चले मेरा बच्चा आ जाए। सर अगर आप ग्रिड पे आएंगे तो आप गौर से अगर देखें, ग्रिड पे आते हुए ABCDE, टायर को बुलाओ, हाँ, ABCDE। हमने कहा सर ये 5 हिस्सों में आपकी ग्रिड को तोड़ दिया गया है। इसमें आप देखें कंसोलिडेशन का बिल्कुल सेपरेट हिस्सा है, नहीं है? क्या FAR 2 में सेपरेट था? नहीं। फाइनल अकाउंट साथ था। यहाँ पे बोला बेटा 20 से 30 नंबर का पूछूंगा, और पूछता है। यहाँ पे एवरेज सवाल 24-25 नंबर का कंसोलिडेशन का आता है। तो पेपर का 1/4 क्या है आपका? फिर आते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अल्लाहू अकबर कबीरा। यार हैंड आउट कुछ कम है, 5-6 करा दे और करा दे। अब आप देखें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेशन का अब्बू 30-35 नंबर का पूछेगा। कितने का पूछेगा?
सर कंसोलिडेशन 25 का पूछ सकता है, इसने कहा मिनिमम फंक्शन कितने का पूछूंगा। तो अब आप मुझे बताएं, अगर आपने कहा पूरा FFR एक तरफ, दो टॉपिक अगर आप घोल के पी गए, कौन से दो? कंसोलिडेशन और IFRS 9 और IS 32 भी इसमें आता है और IS 7 भी आता है, जो हम देखेंगे। मतलब ये हैं सारे। सर यकीन माने अगर ये दो टॉपिक आपने कर लिए ना, तो आप मिनिमम 50 नंबर की तैयारी करके जा रहे हैं और मैक्सिमम 60 नंबर की तैयारी करके जा रहे हैं। अब आप सोचें सर, कुछ तो है जिसकी पर्दा दारी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको हैंडआउट नहीं मिला था ग्रिड वाला। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, खुदारा दिमाग में बिठा लो। 50 से सर आप यकीन माने कंसोलिडेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो पिछले बैचेस में हुए हैं ना, एक के ऊपर 30-30, 32-32 क्लासें 2-2 घंटे की। सही है सर, 2-2, 2.5 घंटे की, उसमें भी नमाज ब्रेक मैंने साइड कर दी है। तो आप सोच लें कि सर क्या है, क्या मैं क्लियर हूं ग्रेड के हिसाब से? और आगे आते हैं सर, इसके बाद सी को अभी छोड़ रहा हूं, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एरियाज। सर सूदी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरियाज पे अगर मैं आऊंगा, आप सुनना बड़े गौर से। सर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरियाज का मतलब यह है कि आपको बैंक्स के अकाउंट्स बनाने। अब बैंक्स के ऊपर जो है ना, कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता, बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है। इंश्योरेंस एक्ट अप्लाई होता है इंश्योरेंस कंपनीज पे। म्यूचुअल फंड है, उनके अगर आपने अकाउंट्स बनाने हैं तो ये आप समझे इजी एरिया है, फ्री के मार्क्स होते हैं। इसमें आपको जैसे आपने डिस्क्लोजर के फॉर्मेट याद किए थे ना FAR2 में, यहाँ पे बैंक्स की बैलेंस शीट P&L के फॉर्मेट याद कर लेने, उसके डिस्क्लोजर याद कर लेने हैं। तो स्पेशलाइज्ड के कितने नंबर हैं? स्पेशलाइज्ड के नंबर हैं 5 से 10 मार्क्स हैं। और इसके बाद एंड की अगर आप आखिरी ग्रेड देखें, इसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड, और ये इजी मार्क्स है। मैं बच्चे को कहता हूं पेपर में तुझे पहला सवाल स्पेशलाइज्ड का उठाना है, अगर तुझे फॉर्मेट याद है तो 5 से 10 नंबर मुस्कुराते हुए उठाएगा और आगे बढ़ जाएगा। आगे आते हैं एथिक्स। इसने कहा सब जगह पूछूंगा। कितने बच्चों ने पिछले अटेम्प्ट में FAR2 का पेपर दिया है? पिछले अटेम्प्ट में जो आपने FAR2 का पेपर दिया उसके अंदर आपने देखा होगा IFRS 15 के साथ एथिक्स लग के आ गया था। इसी किस्म के सवाल एक्सपेक्टेड है। 5 से 10 नंबर किसके हैं? एथिक्स के। किसके हैं सर? 5 से 10। अब यहां पर हम आएंगे स्मार्ट स्टडी। अब सबकी तवज्जो बड़े गौर से। सर अगर आपने, मेरे बच्चों इधर इधर इधर, मेरे प्यारे बच्चों इधर, अगर आपने ये 4 टॉपिक्स कर लिए तो पेपर का आप 60 से 70 नंबर तैयार करके जा रहे हो। कितने नंबर? IFRS 9 घोल के पी जाओ, कंसोलिडेशन घोल के पी जाओ। वो अलग बात है कि इसको घोलना थोड़ा मुश्किल है, सही है, वो घुलवा देंगे, आपको पिला भी देंगे, लेकिन सर 60 से 70 नंबर यहाँ पर छुपे। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ना, बाकी मार्क्स उन पे पूछेगा। अब उसके अलावा तो IS 12 है, IFRS 15 है, और आपके पास जो ये 2 बड़े टॉपिक बता रहा हूँ, IFRS 2 है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, सही है, और इसके अलावा आपके पास जो है IFRS 5 है, FAR2 वाले टॉपिक्स हैं, FAR1 वाले टॉपिक्स हैं। सब मिला के कितने नंबर के आएंगे? 30 से 40। तो ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने कहा अदर एरियाज। अब ये जो अदर वाला गेम है ना सर, अदर एरियाज को भी मैं अभी आपको ब्रेकअप बताता हूँ। अदर एरियाज में भी एग्जामिनर ने कहा चीजें बहुत हैं, लेकिन वो अदर एरियाज में जिनके ऊपर फोकस करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अदर एरियाज में वो किसके ऊपर फोकस करेगा। इधर देख लो, अदर एरियाज में वो किसके ऊपर फोकस करेगा? प्यारा प्यारा बच्चा, इधर ज्यादातर उसका फोकस होता है IFRS 2। अब तो इसके ऊपर भी बहुत कम कर दिया। ये इसके ऊपर बड़ा सवाल कभी भी एक्सपेक्टेड है, यही हमारा बड़ा टॉपिक होगा। पहला टॉपिक IFRS 15, जो कि तुम पढ़ चुके हो। IFRS 16 लीजेस, ये भी पढ़ चुके हो। और किसके ऊपर सर फोकस करता है वो इन अदर एरियाज में?
मेजर तो इन तीन के ऊपर ही उसका फोकस हो जाता है। चौथा आता है तो वो आता है फिर IAS 12, ये भी तुम पढ़ चुके हो इसका फ्लेवर। बाकी इसमें रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स भी हैं, इंटरिम अकाउंट्स भी हैं, ये सब भी हैं, लेकिन अदर एरियाज में IFRS 5 है। अब आप देख रहे हो सर ये बन रहे हैं 7-8 टॉपिक्स, इनको इसने कहा 30 से 40 मार्क्स से पूछूंगा, कुछ भी पूछूंगा, असल में वो घुमाता कंसोलिडेशन और IFRS। और ये याद रखो ये ग्रेड जो अभी तुम्हें बता रहा हूं ना, इसकी पहली अटेम्प्ट है अभी समर 22। सही है सर, इससे पहले IFRS 9 को 20 नंबर तक रखा हुआ था, ये उठा के इसको कहां ले गया है 30 से 35। तो सर ये बात आपने याद रखनी है, कोर्स की लेंथ है और हम स्मार्टली लेकर जाएंगे। तो अब मैं आऊंगा आपको क्विकली एक दफा ओवरव्यू करा देता हूं। स्मार्ट स्टडी में आपको सिखाऊंगा पासिंग मार्क्स कैसे उठाने। याद रखो IFRS 9 के कुछ केसेस ऐसे हैं, इतने टेक्निकल हैं, आपको पता है इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट किसकी है? IFRS 9, IFRS 15, इन दोनों की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। IFRS 9 में कहता हूं शायद पूरी CA की स्टडी, पूरी जितने भी सब्जेक्ट है सब कुछ है, उसमें अगर कॉन्सेप्चुअली कोई सबसे मुश्किल टॉपिक है वो IFRS 9। कॉन्सेप्चुअली सबसे मुश्किल टॉपिक क्या है? IFRS 9 है। आप लोग FR2 में सिर्फ छू के भाग गए उसको, अब वो आपके पीछे भागेगा। FR में वो आपके पीछे भागेगा और अब आपको पता चलेगा ये है क्या। क्यों सर? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत है तो दिमाग में। और फिर आप लोग हैं नेक रूहें। कौन सी रूहें हैं? सूदी मामला से आपका दिल घबराता है, उसमें है ही सूदी मामला। एक तो सूद है, अब तक आपने सूद पढ़ा, आगे अब वो इसमें जुआ भी लेके आएगा। सही है, जुआ लगाओ। आज वादा कर लो बैंक से 3 महीने बाद जो है तुमसे शेयर वो खरीदूंगा डॉलर, अब बढ़ेगा कम होगा, उसकी अकाउंटिंग तुम्हें आज करनी है। अब नेक रूहें कहाँ जुए की चीजें को मतलब तो ये मसाइल हैं। लेकिन आप लोग जो है जाहिर सी बात है जब तक हम गंदगी को मतलब देखेंगे नहीं करीब से तब तो उसको साफ कैसे करेंगे, है ना। तो आप लोगों को पढ़ना है और इंशाल्लाह एक नियत करनी है कि ये चीजों को समझ के मुल्क से सूदी निजाम मिटाना है इंशाल्लाह। अब सर जल्दी से एक दफा मैं आपको ग्रिड पे लेकर जा रहा हूं नौजवानों। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फेयर वैल्यू में अच्छा मैं आज इसमें सबसे पहले मैं आ गया प्रोफेशंसी और टेस्टिंग लेवल याद है। प्रोफेशंसी लेवल 1 मतलब बेसिक, 2 मतलब चीता, 3 मतलब अब यहां पर जाएगा वैसी बन गया। सही है। और टेस्टिंग लेवल 1 मतलब कितने मार्क्स पूछेगा? 8 मार्क्स मैक्सिमम। टेस्टिंग लेवल 2 मतलब 20। टेस्टिंग लेवल 3 मतलब 25 तक मैक्सिमम पूछ सकता है। अब आपने FAR2 लेवल पे तो कभी नहीं देखा था, FAR1 पे P3 और T3 यहाँ पे आपका स्वागत कर रहा है, आ जाए। अब हम आते हैं ग्रिड में, आप देखें कंसोलिडेशन का क्या कह रहा है। प्रोफेशंसी लेवल क्या है? P3 और टेस्टिंग लेवल भी T3। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का प्रोफेशंसी लेवल क्या है? टेस्टिंग लेवल क्या है? सर ये कैसे हो गया? उसने कहा 30 से 35 नंबर का पूछूंगा और टेस्टिंग लेवल 2 है 20 नंबर का एक सवाल, 2 सवाल। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कितने सवाल होंगे? या तो 2 सवाल या तो एक फुल फ्लैश सवाल आएगा और एक कहीं मिक्स होके आ जाएगा। सही है। आइए सेट यहाँ भी सिलेबस में FAR2 वाले टॉपिक, वह गलती हो गई, फाइनेंशियल एसेट को लायबिलिटी ट्रीट कर दिया, सही कर दे भाई तू। सही है। फिर आता हूं अदर स्टैंडर्ड्स पे आ जाओ। अप्लाइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें आप देख रहे हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स आ रहा है, शेयर बेस्ड पेमेंट्स आ रहा है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, लीजेस, इनकम, टैक्सेस आ रहा है। और अगर आप गौर से देखें रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर आ रहा है और इंटरिम फाइनेंशियल, इसका क्या है लेवल? P2 और T2। प्रोफेशंसी लेवल भी 2 है और टेस्टिंग लेवल भी 2 है। फिर आता हूं सर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एरियाज, प्रोफेशंसी लेवल 1 है और टेस्टिंग लेवल भी क्या है? 1 है। और अगर आप देखें इसके बाद इसमें आ रहा है आपके पास फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक एरियाज आ रहे हैं। ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक है, थ्योरी वाली चीजें हैं। और स्टेट ओवरव्यू ऑफ इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAP, स्टेट और IPSS ये होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट के। एथिक्स से यूजुअली पूछता भी नहीं, लेकिन एथिक्स अब इस दफा सिलेबस में पहली दफा आया है। टेस्ट और वो क्या है? P3 और इसका टेस्टिंग लेवल क्या है?
T2 ये पूछ सकता है, सही है सर। लेकिन अब आप देखें ये T2 का मतलब क्या है, मैक्सिमम 20 नंबर का पूछ सकता है, ये भंड मारा इसने। और इसके ऊपर ग्रेड में कितने मार्क्स हैं, तो इसने रखा T2 है कि मैक्सिमम कितने का पूछ सकता हूं, 20 का, लेकिन ग्रेड में कितने हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर 10 से ऊपर का सवाल एथिक्स के ऊपर नहीं आएगा, और बनता भी नहीं यार। एथिक्स के ऊपर 10 से ऊपर का सवाल यहाँ पर देगा तो ऑडिट में क्या पूछेगा, सही है सर। अब ये मैंने आपको बता दिया सर, क्या आप सुनना हमारी अप्रोच क्या होगी सीए फाइनल में। हमारी अप्रोच शुरू में आपको समरी से कराऊंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज, दो चीजों का मैं ख्याल रखूंगा। पहली चीज कि मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के हिसाब से समझाऊंगा, क्योंकि तुम लोग इंशाल्लाह सेकंडमेंट्स पे जाओगे, तुम लोग इंशाल्लाह, मैंने कहा ना, न्यूयॉर्क की गलियों में घूमोगे। अब बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं है इतनी एप्लीकेबल पाकिस्तान में, लेकिन यूएस में है। इसी तरीके से दूसरा सर, हर स्टैंडर्ड में तुम्हें बताऊंगा ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज चेक करनी है। एज एन ऑडिटर तुम्हें क्लाइंट किस किस तरीके से चूना लगाएगा, क्योंकि सर याद रखें क्लाइंट जो होता है ना वो भी सीए होता है, उसको भी पता होता है कि तू ये काम करेगा, तो उसको तुम्हें चूना लगाना है। अब तुम्हें कैसे बचना है, सही है सर, वो टिप्स भी बताऊंगा हर स्टैंडर्ड रिलेटेड। सर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बेचारे बच्चे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता, वो एरिया वेरीफाई करता है और जो है ऑडिटर उसको चूना लगा देता है। तो सर क्या पहला टॉपिक आज ही शुरू करेंगे? आज मैं आपको पहले टॉपिक का ओवरव्यू दूंगा। क्या दूंगा? ओवरव्यू दूंगा आज कि सर ये टॉपिक पढ़ना हमारी जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है। हमारी जिंदगी मतलब आप लोगों के लिए ये टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी है। पहला टॉपिक है हमारा IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट्स। सर याद रखें अमेरिका के अंदर, कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? ओहो, कितने लोग जाना चाहते हैं अमेरिका? भाई साजिश हुई है, कुछ भी है यार, आप जाना चाहते हैं? मैं मतलब यार आप लोग नहीं जाएंगे तो कल कला को ये जो हम कहते हैं वो इंडियन पेप्सी को भी ऐड कर रहा है, गूगल को भी ऐड कर रहा है, इसको तो आप लोग कैसे करेंगे? हाँ, वहां जाकर ना तो आप लोगों ने भी तो ऐड करना है। तो सर आप लोगों ने अगर जो है बाहर जाना है, बाहर जाकर जो है आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, तो उसके लिए पहले आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और जब आपका पेट भरा हुआ होगा तो याद रखें हमारे मुल्क में ना, मैंने कहा ना, लोग बोलते हैं इतनी मुश्किल चीजों में पढ़ो ही नहीं, लेकिन जो अगला स्टैंडर्ड है ना IFRS 2 जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट्स। नौजवानों, अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर यूके जाना है, बड़ा यूके में ना इतने पैसे नहीं मिलते, आपस की बात है। यूके में सेविंग्स इतनी नहीं है भाई, यूके में सेविंग्स इतनी नहीं है, सैलरियां थोड़ी सी कम है। अमेरिका में सैलरियां मुनासिब हैं, सेविंग हो जाती हैं। यूके में सर फिर लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि यूके में देसी कल्चर थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तो मैं वहां पे हमारे गोरे लोग मिल जाते हैं, वो देसी घोड़े पाकिस्तानी, सही है, जो देसी घोड़े होते हैं ना हमारे, वो थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। पाकिस्तानी इंडियन बहुत हैं एज कंपेयर टू यूएस में मिक्स हवा में थोड़े हमारे अफ्रीकन भाई बहन ज्यादा हैं, सही है। और अफ्रीकन भाई बहन सब, मेरे जो दोस्त बाहर है ना, मेरे माशाल्लाह काफी दोस्त, वो कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जो मसला हमसे होता है ना वो अफ्रीकियों को होता है। उनको लगता है कि अगर बाहर से कोई आ सकता है तो हम आ सकते हैं, ये क्यों आया, सही है। तो वो आपको तंग करते हैं। बोला अगर आप शुरू में मेरे बहुत सारे दोस्त गए, बोला कभी हम देखते थे ना कि अफ्रीकियों के 3-4 का टोला आ रहा है और हम अकेले सड़क से जा रहे हैं, शार्ट हो गए हम वहां से भाई। बोला भाई वो पाकिस्तानी इंडियन को पकड़ के घेर लेते हैं, तंग करते हैं कि क्या है तेरी दाढ़ी क्यों है, सही है, और अगर आपने कुर्ता शलवार बोला ये क्या पहन के घूम रहा है। तो ये मसाइल हैं आप लोगों के साथ, लेकिन जो है तो इसीलिए अब आए सर AFF में सेकंडमेंट्स होती हैं। कोविड के बाद से आई थिंक नहीं हो रही, लेकिन कोविड से पहले AFF में सेकंडमेंट्स, मुझे भी AFF से सेकंडमेंट का मौका था, लेकिन उस टाइम पर मेरी के इलेक्ट्रिक में जॉब हो गई थी, तो मैंने कहा यार सेकंडमेंट्स रहना तो पाकिस्तान में ही, लेकिन होती हैं। चलिए सर अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं IFRS 2 में आपको क्या क्या बातें पढ़ाऊंगा और फिर बताऊंगा। पहले समझ लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है।
आपने सुना होगा अक्सर कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, और यूएस में सिलिकॉन वैली में अगर आप जाए ना तो वहाँ पर होता ही यही है कि आए दिन स्टार्टअप जन्म ले रहे होते हैं। तो स्टार्टअप जो होते हैं ना सर, उनके पास शुरू में कैश नहीं होता। क्या नहीं होता? कैश नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को सैलरी भी अपने शेयर्स की सूरत में देते हैं। बोलते हैं देख एक दिन हम बहुत बड़े हो जाएंगे, अभी तो देख पैसे नहीं है हमारे पास, तो हमारे ये फेसबुक ने ये काम किया, गूगल ने ये काम किया, चाइना का जो ग्रुप है आपका अली बाबा ग्रुप, इसने ये काम किया। और इन्होंने शुरू में क्या किया, एम्प्लॉइज को शेयर्स दे दिए कि भैया शेयर्स ले ले, सैलरी नहीं है भाई, किसी दिन हम बहुत बड़े होंगे तो तू हमारे शेयर्स बेच देना और तेरे पास पैसा ही पैसा होगा। और वाकई में हुआ। एक में केस स्टडी पढ़ रहा था, उस बंदे ने कहा था मेरी सैलरी कोई बनती थी $8,000, और जब मैंने जो है उसको करवाया तो कोई जब गूगल ग्रो हो गया तो तकरीबन मुझे उसी $8,000 के बनते थे ना जो शेयर्स मिले थे, वो बिके थे 1.9 या 2 मिलियन डॉलर के। सही है सर, 8-10 साल के दौरानिए के बाद। तो वो शेयर बेस, इसी तरीके से आप सुनना, एक तो ये शेयर बेस पेमेंट्स आया, सैलरियां शेयर में दे रहे हो। बशीर भाई आए प्लम्बरिंग का काम करने, बशीर भाई को आपने कहा बशीर भाई पैसे नहीं है, बशीर भाई ने कहा क्या करूं, आपने कहा शेयर्स ले लो, आपने बशीर भाई को शेयर्स पकड़ा दिए, सबको एम्प्लॉइज को दे रहे हो, सप्लायर्स को दे रहे हो। एक ये होता है। दूसरा सर काम ये होता है कि आप लोग एक टैलेंटेड रिसोर्स हो। कौन हो? हमारे मुल्क में टैलेंटेड रिसोर्स होता है ना, तो उससे एग्रीमेंट साइन कराते हैं, मैं कसम खाता हूँ 2 साल तक छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप क्वालिफाई हो जाएंगे ना तो फर्म आपसे एग्रीमेंट साइन कराएगी, तुझे गाड़ी तब देंगे जब तू वादा कर 1 साल तक छोड़ के, क्योंकि फर्म को पता है अब इसके पास क्वालिफिकेशन है, इसके पास नाम है, तो मार्केट में इसके लिए बहुत सारा काम है, तो आप भाग जाएंगे। तो फर्म आपसे एग्रीमेंट करवाती है, वो भी आप तोड़ देते हैं। सही है। आपने कहा हमने कितने एग्रीमेंट जिंदगी में तोड़े, तो एक और सही है ना। तो अब आप सुनिएगा, आप एग्रीमेंट्स तोड़ रहे हैं, आप मसाइल आपकी जिंदगी में और बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये सब चीजें तो अपनी जगह है ही हैं। इसके अलावा तो सर हम तो ये करते हैं, लेकिन घोड़ा एक बहुत अच्छी चीज करता है। घोड़ा आपको कह देता है सर अगर आप मेरी कंपनी में आज ज्वाइन करते हैं और आप 3 साल स्टे कर गए मेरे पास, तो मैं आपको 10,000 शेयर्स दूंगा। अब आप गूगल में गए, गूगल ने कहा आप सर हमारे पास ज्वाइन करते हैं। अब गूगल चाहता है कि आप एक बहुत काबिल इंसान हैं, गूगल चाहता है कि आप उनके पास 3 साल स्टे करें, लेकिन गूगल को ये भी पता है कि आप भाग जाएंगे, तो गूगल आपको एक लालच दे रहा है। क्या लालच दे रहा है कि फैजान भाई आप हमारे पास 3 साल स्टे करें, हम आपको 10,000 शेयर्स देंगे तीसरे साल के एंड पे। अब आपके लिए वो बेनिफिट है, मानते हो? गूगल के लिए क्या है? वो कॉस्ट है, आपको रिटेन करने की कॉस्ट है ना। अब मुझे बताओ गूगल के लिए ज्यादा अच्छा क्या है, 3 साल बाद उन शेयर्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड करे या आज ही से रिकॉर्ड करना शुरू कर दे? उन्होंने कहा फैजान को वैसे ही हमने चला लिया, इसको कोई बाहर जॉब तो देगा नहीं, गूगल कहेगी आज ही से इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करना शुरू कर दे, है ना जी। तो हमने कहा सर अब ये आज से कैसे अकाउंटिंग करनी है, इसकी हमें अकाउंटिंग सिखाता कौन है? IFRS। तो शायद पाकिस्तान में ने सिर्फ यूनिलीवर देखा है अपने एम्प्लॉइज को ये ऑप्शन देता है, वो भी अपनी पेरेंट कंपनी के शेयर्स का, वरना मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा कि शेयर बेस्ड पेमेंट्स हो। लेकिन दुनिया भर में, अब सर एक और बात भी सुने, इसके ऊपर किसी जमाने में बहुत सवाल आई के पूछता था, अब ICAP इसके ऊपर सवाल ही नहीं पूछता। अब ICAP कहता है कि इसके ऊपर सवाल नहीं पूछूंगा। अब पूछता है तो आप समझे पिछली 4 अटेम्प्ट में इसके ऊपर 4 नंबर की 2 एडजस्टमेंट पूछी है कहीं घुसा के, लेकिन पूछ सकता इसके ऊपर इतनी इस स्टैंडर्ड में सलाहियत है कि इसके ऊपर अलग से 20 नंबर का सवाल आ जाए। तो अब आए सर हम पढ़ते हैं, हम IFRS 2 में क्या पढ़ने वाले हैं। IFRS 2 क्लास 1, IFRS 2 की हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नंबर 1। सबसे पहले पढ़ेंगे स्कोप, फिर पढ़ेंगे डेफिनेशंस जैसे कि अब तक हम पढ़ के आए हैं इसमें, फिर आगे आएंगे मेजरमेंट इश्यूज या मेजरमेंट रूल्स,
सर इसमें आपको 1 पेज समरी नजर आ रही है। चौथे नंबर पे हम इसमें पढ़ेंगे ग्रुप ट्रांजैक्शंस। सर ग्रुप ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? अब गूगल ने अपने शेयर्स नहीं दिए, अपनी सब्सिडरी के शेयर्स दे दिए आपको, बोला तुम अगर 3 साल रुकते हो तो मैं अपनी सब्सिडरी के शेयर देंगे। और एंड में हम इसमें क्या पढ़ेंगे? डिस्क्लोजर्स। क्या पढ़ेंगे सर? सर इसका टेस्टिंग लेवल भी 2 है, प्रोफिशिएंसी लेवल भी, और इसका ताल्लुक ये चंद एक उन IAS में से अब बचा है जिसको उसने नीचे के सिलेबस में नहीं डाला, इसका एक छोटा सा फ्लेवर आपने IFRS 15 में बचपन में देखा हुआ है, जब हम पढ़ते थे नॉन कैश कंसीडरेशन, कि आपको अगली कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं तो आपको उसकी अकाउंटिंग क्या करनी है, वो IFRS 15। लेकिन आप याद है कॉन्ट्रैक्टर से आपको शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब कंपनी क्या अकाउंटिंग करेगी, हमने कहा वो हम पढ़ेंगे IFRS 2 में। सही है सर? सर देखिए एक आदमी कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट के शुरू के कॉमन क्लर्क्स भी अब क्या है? मिलियनियर। सही है सर, बनता भी उनका नहीं? तो हमने कहा कि सर सही है, अगर वो है उन्होंने शुरू में रिस्क लिया है कंपनी के बिहाफ पे तो उनका बनता भी है। सर तो ये IFRS 2 का मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। IFRS 2 बेसिकली शेयर बेस्ड पेमेंट्स, आप कंपनी और आप शेयर की सूरत में पेमेंट्स दे रहे हैं, उस तरीके से आप क्या करेंगे। स्कोप पे आऊंगा अभी, सबसे पहले मैं आज की क्लास में हम स्कोप को कवर करेंगे और फिर इंशाल्लाह ऑफ की तरफ जाएंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आप तैयार हैं? आए सर आए। IFRS 2 का स्कोप आपको याद है ना, किसी भी IAS का इंपॉर्टेंट है सर कहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? पता चला आपने सवाल ही गलत तरीके से अप्लाई कर दिया। तो IFRS 2 के हैंडआउट में आपको स्कोप नजर आ रहा है पेज नंबर 2 पे, मतलब जो हमारी समरी है उसमें स्कोप नजर आ रहा है। समरी को आप सब नंबर भी कर दीजिएगा, टोटल इसमें 27 पेज है। पहले हम आते हैं स्कोप पढ़ रहा हूं, सबकी तवज्जो इधर, कॉपी कोई नहीं करेगा अभी कुछ भी, ये सिर्फ समझने का स्कोप इसका। IFRS 2 डज नॉट अप्लाई टू, ये किसके ऊपर अप्लाई? इसका मतलब है इनके अलावा जितनी भी शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर इसको डाल देना। हमने कहा ठीक है। डज नॉट अप्लाई टू ट्रांजैक्शंस इन विच एंटिटी एक्वायर्ड गुड्स as part of the net assets acquired in a business combination to which IFRS 3 business combination applies। ये क्या किसकी बात कर रहा है सर? कंसोलिडेशन में याद है कि सब्सिडरी खरीदी और उसको खरीदने के चक्कर में अपने शेयर इशू कर दिए। लिखो यहाँ पे उर्दू में, आम अल्फाज में। हैंडआउट नहीं है, किस किस को नहीं मिला हैंडआउट भाई? पढ़े में दे दे, पीछे दे दे। ये अबे तो ग्रेड वाले ना, दूसरा दे दे, वो भी मिल गया। चलो चले सर, इसमें आप लिखेंगे स्कोप में पहले पॉइंट में शेयर्स इशूड एज पार्ट ऑफ कंसीडरेशन लिखें। पहले वाले पॉइंट में, ट्रांजैक्शन वाले पॉइंट में आगे आम अल्फाज में लिख लें शेयर्स इशूड एज पार्ट ऑफ कंसीडरेशन, shares issued as part of consideration in case of acquisition of subsidiary, in case of acquisition of subsidiary। अगर आपने शेयर इशू किए हैं सब्सिडरी को खरीदने के लिए तो इसने कहा इस पे मैं अप्लाई नहीं होऊंगा। क्लियर है सर? फिर आते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस इन विच द एंटिटी रिसीव्स और अक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्कोप ऑफ IAS 32। अब सुन लेना, तुमने एक कंपनी के डिबेंचर खरीदे, उसको अपने शेयर्स दे दिए। वो कंपनी का तुमने एक फाइनेंशियल एसेट खरीदा, डिबेंचर, उस कंपनी ने कहा हमसे हमारे डिबेंचर में तुम इन्वेस्ट कर दो, सूद देंगे। तुमने कहा कर देता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें अपने शेयर इशू करता हूँ, मेरे शेयर को तुम मार्केट में बेच के पैसे ले लेना। तो अब इसमें तुम्हारे पास डिबेंचर आ रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, और तुम्हारे पास से शेयर्स जा रहे हैं, इसके ऊपर भी अप्लाई। इसके आगे लिख लो परचेजिंग डिबेंचर्स, परचेजिंग डिबेंचर्स।
of another entity. थर्ड केस में क्या कह रहा है? Transactions with an employee in his or her capacity as a equity holder. अब इसका मतलब आप लोग समझाएंगे, खुद थोड़ी सी कोशिश करनी है अपने दिमाग पे जोर डालने की। इसका मतलब आप लोग समझाएंगे। जी बेटा खत्म कवर हो जाएगा 2022 वाले। नहीं वो तो हमारे पास एक दफा फिर पढ़ो। ट्रांजैक्शन विद एन एम्प्लॉय इन हिज और कैपेसिटी एज अ होल्डर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। किसी कंपनी के एम्प्लॉय अपनी कंपनी के, तुम यूनिलीवर में जॉब कर रहे हो, तुमने मार्केट से जाके यूनिलीवर के शेयर्स खरीद लिए। अब यूनिलीवर उन्हीं शेयर्स के ऊपर तुम्हें डिविडेंड भी दे रहा है। तुम उसी कंपनी के एम्प्लॉय भी हो, मालिक भी हो, चाहे भले एक शेयर भी है ना, तो उसी कंपनी के एम्प्लॉय भी हो और मालिक भी हो। जो तुम्हें यूनिलीवर शेयर्स अपने दे रहा, उसके ऊपर डिविडेंड दे रहा है, तुम्हें बोनस शेयर्स दे रहा है, तो बोला इनके ऊपर ये IFRS 2 अप्लाई। लिख दो, इसकी एग्जांपल के तौर पर लिखो, यूनिलीवर एम्प्लॉय बाइंग यूनिलीवर शेयर्स। यूनिलीवर एम्प्लॉय बाइंग यूनिलीवर। अगर आप एक यूनिलीवर के जो है एम्प्लॉय हैं और आप ही जो है यूनिलीवर का शेयर जो है खरीद रहे हैं, तो ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्या मैं इस बात तक, हाँ सर इसकी सब्सिडी को हम बाद में जाके देखेंगे, बट यूजुअली अगर आप सब्सिडी के भी शेयर मार्केट से जाके खरीदे ना तो ये अप्लाई नहीं होगा। देखो ये अप्लाई होगा कि कंपनी तुमसे वादा करे मैं तुम्हें सैलरी दे दूंगा, इस पे दे दूंगा। हाँ तुम मार्केट से जाके परचेस करते रहो, सही है। तुम्हारी कंपनी बोलेगी हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम भले हमारे एम्प्लॉय हो, तुम हमारे शेयर होल्डर भी हो। तो सर इसके स्कोप में हमने कहा 3 तरह की ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी। कौन कौन सी? अगर आप सब्सिडी एक्वायर कर रहे हो और पुराने मालिकान को शेयर्स दे रहे हो, नहीं आएगी। दूसरी, आपने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेस किया, उसके बदले में शेयर्स दिए, नहीं आएंगी। तीसरी, आपने एज अ कंपनी से के शेयर होल्डर की कैपेसिटी में कोई शेयर खरीद लिया, आप बेशक एम्प्लॉय हो, उसके ऊपर भी अप्लाई। जी बासित, सर ने अगर मार्केट में रेट चल रहा है और देखो एक कंपनी ने अगर आपको कोई अगर सस्ते में कंपनी दे रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन को देखेंगे, उसमें अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप गए चुपचाप आपको पता चला कंपनी की एक बहुत अच्छी डील होने वाली है, आपने कहा अभी ये बात मार्केट में नहीं गई, तुम गए चुपचाप अपने नाम पे क्या कर लिया, शेयर उठा लिए, और कंपनी की डील हुई 10 रुपए का शेयर 4 दिनों में 40 रुपए का, सही है। 4 दिन में पैसा ट्रिपल, है ना। वो तो कहता है 25 दिन भी नहीं, कितने दिन, 4 दिन में पैसा क्या हो गया। अब सर क्या ये जायज है? बच्चे का सवाल आ रहा है। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है। और दूसरा, पाकिस्तान में भी इनसाइडर ट्रेडिंग के कानून है बेटा, उसके ऊपर जेल भी है। ये पकड़े गए ना कि तुमको एक नॉलेज थी और तुमने उसका फायदा उठाया, तो मसाइल हैं। तो मेरा बच्चा, हमने कहा, तो अब हम आते हैं इसके नीचे के भी 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं ताकि हम इस स्कोप वाली चीज को कवर करने आ जाए। IFRS 2 also applies to transfer by shareholders to parties including employees that have transferred goods or services to the। वही बात, अगर तुम एम्प्लॉय हो और तुमने काम कर लिया, कंपनी के लिए पैसे नहीं दे रहे, शेयर्स दे रहे, तो अब अप्लाई हो जाएगा ये। तुम बशीर भाई कॉन्ट्रैक्टर हो, तुमने सब कंपनी को सीमेंट ला के दी, कंपनी ने शेयर्स पकड़ा दिया, अप्लाई हो जाएगा। दिस वुड इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एंटिटी और फेलो बाय द एंटिटीज पेरेंट एंटिटी टू पार्टीज दैट हैव प्रोवाइडेड गुड्स एंड, मतलब ग्रुप में किसी भी कंपनी के शेयर्स तुम्हें दे सकती है। फिर जो है कह रहा है IFRS 2 also applies when an entity does not receive any specifically identifiable good or। अब सर इसके पीछे है कहानी,
उस कहानी को इंशाल्लाह हम समझेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी होगी ट्यूसडे को। सर अगली क्लास हमारी कितने बजे होगी? 6:45 बजे। कितने बजे होगी? मतलब 6:30 का टाइम होगा, टाइम टेबल में 6:45 बजे होगी। आज की क्लास में अब तक हमने IFRS 2 का बैकग्राउंड पढ़ा कि सर कंपनी बोलती है हम 3 साल रुको शेयर्स देंगे, सैलरी के बदले शेयर देंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स को शेयर दे रही है, सबको शेयर्स बांटती फिर रही है। तो अब कंपनी जब ये शेयर्स बांट रही है तो उसकी अकाउंटिंग कौन सिखाएगा? IFRS। अब हमने कहा 3 तरह की ट्रांजैक्शन पे इसने कहा मैं अप्लाई। पहली चीज, पहली ट्रांजैक्शन कि अगर तुम कंसोलिडेशन करते हो, सब्सिडी को खरीदने के लिए शेयर्स देते हो, तो भाई मैं नहीं बताऊंगा, IFRS 3 बताएगा। अगर तुमने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, यहां से अपना दे दिया शेयर्स, बोला ये एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, इसके केस में भी मैं नहीं घुसूंगा 32। और तीसरा इसने कहा अगर एक एम्प्लॉय अपनी शेयर होल्डिंग कैपेसिटी में तुम्हारे शेयर्स बाजार से खरीद लेता है, अब तुम उसको डिविडेंड दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, तो भी मैं अप्लाई नहीं होऊंगा। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। बाकी सर फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे फर्म के लिए परेशान है, परेशान ना हो। जिंदगी में इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द बहुत खुशखबरियां मिलेंगी, टेंशन ना लें, ये यकीन माने 2, 3, 4 हफ्ते की बात है, उसके बाद जिंदगी इंशाल्लाह गुलजार है। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है।